आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज स्टीरियो केमिस्ट्री से संबंधित। जो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है उसमें ये पूछा गया है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द हाइड्रोजन मार्क्ड इन बोल्ड इटैलिक्स अमंग द फॉलोइंग। यानी ये जो तीन हमको कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनमें जो एच एच ये जो मोटे लाइन से दिखाया गया है, ये हाइड्रोजन, इनकी अम्लता या इनकी एसिडिटी का क्रम इनमें से कौन सा है। तो देखिए, अम्लता यानी H प्लस इसमें से निष्कासित होगा। इन ये जो हाइड्रोजन है इनमें से H प्लस निकल कर चला जाएगा और जिसकी वजह से जो बचा रहेगा उसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। एक माइनस चार्ज यानी 2 पाई या 2p इलेक्ट्रॉन्स। और हमें ये मालूम है कि कोई भी अम्ल, प्रबल अम्ल तभी है जब उससे प्राप्त कॉन्जुगेट बेस यानी संयुग्मित क्षार की स्टेबिलिटी, स्थायित्व, उसका जो है संयुग्मित क्षार का स्थायित्व यदि अधिक है तो एसिडिटी भी या अम्लता भी अधिक होती है। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन इसमें से निकल जाएगा, जो बोल्ड में दिखाया गया ये हाइड्रोजन अगर निकल जाता है, ये माइनस चार्ज आ जाते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। एक माइनस चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स या 2p इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले में जो होगा इसमें 1 2 3 4 और ये 5 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो जाएंगे। समतलीय है ये और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और जिससे कि एरोमेटिसिटी हो जाएगी और ये काफ़ी स्थायी कॉन्जुगेट बेस या एनायन बनेगा। अगर हम दूसरे वाले एग्जाम्पल को देखें, इसमें 1 2 3 4 और 5 6 और ये मिला के 7 8, तो इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो कि एरोमेटिक नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। यानी ये जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा जिसमें माइनस चार्ज है वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, इसका स्थायित्व होगा कम। हम अगर तीसरे एग्जाम्पल को देखें, इसमें हम देखेंगे कि ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है, ये H प्लस के निष्कासित होने के बाद यानी एसिडिटी दिखाने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस होगा उसमें माइनस चार्ज ये आएगा। यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी हैं। लेकिन इसका जो माइनस चार्ज है वो इस समतलीय संरचना में इन दोनों फिनल जो रिंग्स हैं, इन फेनल रिंग्स में भी ये माइनस चार्ज रेजोनेंस के द्वारा डीलोकलाइज या विस्थापित होगा, जिससे कि ये माइनस चार्ज इस वलय में न होकर इन वलयों में भी आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो स्थायित्व है अनुनाद के कारण वो उतना ज़्यादा स्थायित्व नहीं आ पाएगा, कम स्थायी ये होगा उसके कंपैरिजन में। किसके? इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ इस वाले एग्जाम्पल में जो माइनस चार्ज है संयुग्मित द्विबंध और समतलीय संरचना या प्लानर स्ट्रक्चर और कॉन्जुगेटेड रिंग की वजह से इन कार्बन एटम्स में, वलय में, ये रेजोनेंस के द्वारा विस्थापित होता है, इसीलिए इसका स्थायित्व बहुत अधिक होता है। तो कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा वो इसका सबसे ज़्यादा स्थायी नंबर 2 पे इसका होगा और सबसे लास्ट जो स्थायित्व कॉन्जुगेट बेस का बनेगा वो इसका होगा। तो नंबर 1 पे ये सबसे ज़्यादा एसिडिक, उसके नंबर 2 पे ये एसिडिक और लास्ट में ये। तो इनमें से अगर हम ढूंढें कौन सा क्रम है, देखिए सबसे ज़्यादा एसिडिटी 1 का है, उसके बाद 3 का है और लास्ट में एसिडिटी डी 2 का है। तो डी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये साइक्लिक है, नॉन प्लानर है और नॉन एरोमेटिक है। इसमें केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एरोमेटिक नहीं है। लेकिन H प्लस के निष्कासित होने के बाद ये जो कॉन्जुगेट बेस बना वो प्लानर यानी समतलीय है। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हकल रूल के अनुसार 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, एरोमेटिक है या स्टेबल है और माइनस चार्ज इसी रिंग के अंदर जो है अलग अलग कार्बन एटम्स में
विस्थापित होता है। यहाँ जो है ये साइक्लिक है, ये भी नॉन प्लानर है, नॉन एरोमेटिक है, लेकिन जब इसका कॉन्जुगेट बेस इस तरह से बनता है उसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है। एंटी एरोमेटिक होने से इसका अस्थायित्व जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा घट जाती है और इस तरह के इसके अनुनादी संरचनाएं बनते हैं। तो ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, अनुनाद के कारण, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। लास्ट जो एग्जांपल था, ये भी जो यौगिक है वो नॉन प्लानर और नॉन एरोमेटिक 5 मेंबर्ड रिंग है यहाँ पर, लेकिन जैसे ही प्रोटॉन का निष्कासन हो जाता है, ये जो 5 सदस्यीय वाला 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हकल्स रूल के अनुसार 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और एरोमेटिक है, लेकिन इसका जो स्थायित्व है इसमें आप देख सकते हैं रेजोनेंस के द्वारा बेंजीन रिंग के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज चला जाता है, जिस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है पहले ऑप्शन की तुलना में, और इसीलिए हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड यानी कॉन्जुगेट एसिड उसे कहते हैं संयुग्मित अम्ल, उसे कहते हैं दैट कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोजन एटम एंड वन मोर प्लस चार्ज। वन मोर हाइड्रोजन एटम एंड वन मोर प्लस चार्ज, यानी अगर संयुग्मित अम्ल की बात करते हैं, कोई बेस है और संयुग्मित अम्ल उसका बनता है, तो उसका मतलब जो संयुग्मित अम्ल बनेगा वो BH+। यहाँ अगर चार्ज देखें, बी की तुलना में यहाँ पर इस स्पीशीज़ में एक प्लस चार्ज अधिक होगा और इसमें एक H भी अधिक जुड़ा हुआ होगा। उसी तरह से अगर हम कॉन्जुगेट बेस की बात करें, संयुग्मित क्षार की बात करें, तो संयुग्मित क्षार अगर कोई है, यानी कोई एसिड है HA और इससे संयुग्मित क्षार मिलता है A- और H+ इसमें से निकल गया, ये संयुग्मित क्षार है, इसमें एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा और हाइड्रोजन एटम कम होगा इस बेस के इस एसिड के तुलना में। ये कॉन्जुगेट बेस में एक माइनस चार्ज अधिक है और हाइड्रोजन एक कम है। तो जैसे कि अगर आप देखना चाहें कि ये रहा बेस, ये रहा एसिड, इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड ये बना और इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये है। तो आप देख सकते हैं जो कॉन्जुगेट बेस है उसमें इस एसिड की तुलना में एक नेगेटिव चार्ज अधिक है और एक हाइड्रोजन कम है इसकी तुलना में। तो इन बातों को हम ध्यान में रखते हैं। करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HO-। तो कॉन्जुगेट बेस में क्या होता है, एक हाइड्रोजन कम होगा और एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोजन कम किस में है, इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है, रॉन्ग। इन तीनों में से हमारा कोई आंसर हो सकता है, एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर जो है एक ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया है इसकी तुलना में, इसकी तुलना में यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया है, तो ये दोनों आंसर नहीं है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ -1 चार्ज था, यहाँ -2 चार्ज हो गया है, यानी एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है और एक हाइड्रोजन घट गया है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ये देखिए इसका कॉन्जुगेट बेस होगा क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया है और नेगेटिव चार्ज यहाँ -1 था, यहाँ -2 हो गया है। हाइड्रोजन यहाँ एक था, यहाँ हाइड्रोजन 0 है। तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था कॉन्जुगेट बेस के रूप में। जब हम एसिडिटी या अम्लता की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम का जो संकरण है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें मालूम है कि नाभिक का चार्ज जो है आवेश होता है और s ऑर्बिटल नाभिक के सबसे पास होता है और p ऑर्बिटल उससे दूर होता है। s ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन हो तो वो नाभिक के द्वारा ज़्यादा प्रबलता से आकर्षित होता है। यही कारण है कि s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और पी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इसी के साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि sp और sp3 ऑर्बिटल्स अगर हों तो sp में s प्रतिशत जो है वो 50% है, sp2 में 33.3% s है और sp3 में जो s प्रतिशत है वो सिर्फ 25% है। तो जैसे जैसे s प्रतिशत 50 से 33 और 33 से 25 में घटता जाएगा तो उस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटती जाएगी, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता भी घटती जाएगी और उसी के साथ जो है एसिडिटी भी प्रभावित होगी। और हम देख सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट इसमें समझ लेते हैं। ये देखिए कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, उसका s कैरेक्टर 25% है, pKa वैल्यू उसकी 50 यहाँ पर दिखाई गई है इस कंपाउंड के लिए। नेक्स्ट हमारे पास C डबल बॉन्ड C है, sp2 है और S प्रतिशत 33 है, P के वैल्यू जो है 44 है। ये एग्जाम्पल है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp है और S का कैरेक्टर जो है 50% है और पी के ए वैल्यू है 25। हमें मालूम है कि जैसे जैसे पी के वैल्यू घटती जाती है जो अम्लता है वो बढ़ती जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये sp जो है ऑर्बिटल स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा प्रबलता से बांध लेता है या आकर्षित करता है। उसी तरह से sp3 जो है जिसमें 25% s है, उसकी अम्लता सबसे कम है क्योंकि pKa वैल्यू भी इसको बताता है, pK वैल्यू ज़्यादा है तो एसिडिटी कम होगी। क्योंकि sp3 जो है नाभिक से ज़्यादा दूर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता भी इसकी कम होती है। तो हमने देखा कि अगर हम इन तीनों ऑर्बिटल्स की अम्लता की बात करते हैं तो सबसे वीक एसिड जो होगा वो sp3 होगा और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो होगा sp ऑर्बिटल होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। ये 3 कंपाउंड्स हमको दिए हुए हैं। एक तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी इसमें है sp3, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी sp2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी sp ऑर्बिटल वाला sp हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन। तो इनमें से पूछा है सबसे मोस्ट एसिडिक, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यानी एसिटिलीन है। और ये उन्होंने पूछा है कि उसका बॉन्डिंग किस प्रकार से है, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड का वो हाइब्रिडाइजेशन के नज़रिए से आप उसका स्ट्रक्चर दिखाएं। तो ये देखिए एसिटिलीन का स्ट्रक्चर है, ये एसिटिलीन मॉलिक्यूल है। बॉन्ड जो एंगल है 180 डिग्री है। आप देख सकते हैं कि ये sp कार्बन और sp कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर भी s और sp कार्बन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। आप देख सकते हैं pz ऑर्बिटल है और pz ऑर्बिटल ये और ये कार्बन के ऊपर अनहाइब्रिडाइज्ड और असंकरित जो ऑर्बिटल हैं उनके बीच में पाई बंध ये बना है और दूसरा py और py के बीच में पाई बंध बना है। उसका मतलब इस ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड हैं। एक तो ये वाला इन दोनों के बीच ये p ऑर्बिटल और दूसरा इनके बीच में ओवरलैप होने पे ये पाई और ऑर्बिटल, दूसरा ये py और py के बीच में बनने वाला ये पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड ये है जो pz और pz के अतिव्यापन से बना है। दूसरा पाई बॉन्ड जो है py और py के अतिव्यापन से बना है। ये सिग्मा बॉन्ड है जो कि sp ये देखिए sp और s
sp और sp के ऑर्बिटल के ओवरलैप होने से बना है। ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। इसमें जो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं। तो ये बॉन्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन सहित ये डायग्राम दिखाया हुआ है। इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं स्टर्लिंग का इसमें, और ये ज़्यादा अच्छी तरह से इसमें ड्रॉ करके बताया हुआ है। और यहाँ सिग्मा बॉन्ड जो है उसको इन्होंने छोड़ दिया है। आप इसमें एस और इस एस पी के बीच में सिग्मा बॉन्ड आप दिखा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप स्ट्रक्चर जो है आंसर में आप लिख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ बॉन्ड लेंथ भी बताया हुआ है, और आप अपने आंसर में इन बॉन्ड लेंथ को भी शामिल करें तो आपका आंसर बेहतर होगा। The increasing order of acidity of the given molecules in aqueous media is, तो एक्वस मीडियम में यानी जलीय विलयन में इन सब में से कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिनॉल है। फिनॉल में से जब H+ निकल जाता है तो फिनॉक्साइड आयन बनता है। फिनॉक्साइड आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस आपने संयुक्त क्षार के बारे में पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा था इस वीडियो के। तो ये रेजोनेंस स्थाई के द्वारा स्थाई है, तो ये भी अम्लीय होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अम्लता जो है इस फ्लोरोएसिटिक एसिड की होगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे ये होगा। आइए देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर ऐसा है जो 3 को सबसे हाईएस्ट एसिडिटी देता है। देखिए 3 को हाईएस्ट इसने ABCD सभी ने मिला, सब में दिया हुआ है। और नंबर 2 पे नंबर 1 उसके साथ कम जो एसिडिटी होगी, ये देखिए नंबर 1 की है, तो इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने नंबर 2 को दिया हुआ है जो कि गलत आंसर है। यहाँ 4 को दिया हुआ है जो कि गलत आंसर है। इन दोनों को हमने कैंसिल किया, C और D में से हमारा करेक्ट आंसर आता है। उसके बाद आप देखें अगर ये है एसीटोन और ये है CH2OH, यानी ये है CH3OH होगा, ये CH3OH है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो CH3OH है ऑक्सीजन सीधे सीधे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये जो बॉन्ड है इसमें इस बंध के OH बंध के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की ओर खिसके हुए होंगे, तो इसमें से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना थोड़ा इजी होगा। यहाँ इस वाले नंबर 2 एग्जाम्पल में अगर इसको आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता का जो डिफरेंस या अंतर है वो इस O और H की तुलना में कम है, यानी ये बंध अधिक पोलर या ध्रुवीय होगा। और यहाँ पर इस तरह का पोलैरिटी या ध्रुवता होगी, जबकि यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन बंध है उसमें ये ध्रुवता यहाँ पर नहीं होगी। उसका मतलब यहाँ से H+ जो है उतनी आसानी से नहीं निकाला जा सकता जितना कि इसमें, यानी इसकी अम्लता, इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी। क्योंकि जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, चाहे इस साइड का देखें या इस साइड का देखें, इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता का डिफरेंस है, अंतर है, वो सबसे कम है। तो ये बॉन्ड उतना पोलर नहीं होगा, ध्रुवीय नहीं होगा। ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर है, इसलिए इसकी अम्लता ज़्यादा होगी। यानी सबसे लास्ट पे जो आएगा अम्लता के क्रम में, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में, वो नंबर 2 होगा और वो ऑप्शन C में है। सो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। ये देखिए pKa वैल्यूज़ हमने इससे पहले भी देखा था कि pKa वैल्यू जितना कम होगा एसिडिटी, अम्लता उतनी ही अधिक होगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ सबसे कम है एसिडिटी ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे फिनॉल का है। थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं CH2OH नहीं है, दिस इज CH3OH। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट नंबर पे 19.3 यानी pK वैल्यू इसकी सबसे ज़्यादा है और अम्लता इसकी सबसे कम होगी। तो इस तरह से हमने अपने इस आंसर को सॉल्व किया। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।